नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा में सीपीआईएम नेता जितेंद्र दास की पत्नी कल्पना दास की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए कल्पना के पति जितेंद्र दास सहित उनके 2 भाइयों और भतीजे को अगरतला कोर्ट ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वहीं आरोपी जितेंद्र दास ने खुद को बेगुनाह बताया है। शनिवार को पुलिस ने सीपीआईएम नेता जितेंद्र दास समेत चारों आरोपियों को अगरतला कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने चारों को 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर तपन साहा ने कोर्ट से सभी आरोपियों के लिए 12 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया है। अब उन्हें 24 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। तपन साहा का कहना है कि कुछ तथ्य छिपाए जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पेशी के दौरान आरोपी जितेंद्र दास ने खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो इस मामले में उचित जांच की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने मामले में दोषी पाए जाने पर खुद को फांसी पर लटकाए जाने की बात भी कही है। सीपीआईएम द्वारा पार्टी से निष्कासित किए जाने पर दास ने कहा कि पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए राजनीतिक दबाव में पार्टी को फैसला लेना पड़ा। शुक्रवार देर रात पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ वक्त बाद ही पार्टी ने जितेंद्र दास को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आपको बता दें कि अगरतला के बृद्धिनगर में गुरुवार को कल्पना दास का शव उनके घर में खून से लथपथ मिला था। आशा करी पुलिस रिमांडेर पर समस्त सत्य उद्घाटन आसबे এবং এখন পর্যন্ত যা প্রাইম অফিসে এভিডেন্স যেগুলো আছে সেগুলো তাদের এগেইনস্টে যাচ্ছে এবং ইট ইজ এ কেস অফ মার্ডার দিকে যাচ্ছে। আমাদের সাবমিশন আমরা 12 দিনের রিমান্ড চেয়েছিলাম, পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি। সাবমিশন হলো প্রথম যে সাবমিশন আমাদের। ঘটনার পরে কি করে তারা জানতে পারলো, কেউ ঘটনা দেখেনি কিন্তু তারা এফআইআর করেছেন, মানে পুলিশকে জানিয়েছেন এটা সুইসাইডাল। তাহলে আমি যদি ঘটনা না দেখি তাহলে আমি কি করে আমি কনক্লুশন আনবো এটা সুইসাইডাল। এবং ঘটনার পরে তাদের যে মানে চলাফেরা এলাকার লোক দেখেছেন এবং বিভিন্নভাবে দেখেছেন। প্রত্যেকদিন 8টার সময় ঘুম থেকে 6টার সময় দিন ঘুম থেকে উঠে স্নান টান করে বাস চলে গেলেন। এবং যে ইঞ্জুরি যেগুলো আছে ইঞ্জুরিগুলো সাজেস্ট করে না যে ব্লেড দিয়ে হওয়ার। त्रिपुरा के सिपाही जला जिले में भीड़ का क्रूर इंसाफ देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने बांग्लादेशी चोरों की जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं गोमती जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। ये तस्वीर है सिपाही जला जिले के बालरदेपा फ्रंटियर गांव की, जहां ग्रामीणों के खौफनाक इंसाफ का बेरहम चेहरा देखकर सभी सन रह गए। मामला शनिवार देर रात का है, जब देर रात बांग्लादेशी चोरों का एक गिरोह बॉर्डर के रास्ते फ्रंटियर गांव में दाखिल हुआ था, जिसकी भनक गांव में पेट्रोलिंग कर रहे लोगों को लग गई। लेकिन गांव वाले चोरों को पकड़ते उससे पहले ही चोरों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद सभी ग्रामीण वहां आ धमके और उन्होंने 3 चोरों की जमकर पिटाई की। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को अपने कब्जे में लेते हुए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक चोर की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं गोमती जिले के किशोरगंज गांव में भी ग्रामीणों ने एक घर में चोरी करने आए आरोपी की जमकर पिटाई की और पीट कर अधमरा कर दिया। बता दें कि सोनामुरा बॉर्डर से सटे सिपाही जला जिले और खोवाही जिले में ये कोई पहला मामला नहीं है। बॉर्डर के रास्ते यहाँ बांग्लादेशी चोरों की घुसपैठ लगातार होती रहती है। बालरदेपा फ्रंटियर गाँव के लोग कई बार पुलिस से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने पर गांव के लोगों ने ही रखवाली का बीड़ा उठा लिया है। इसलिए कुछ ग्रामीण रात के वक्त गांव की सीमा पर गश्त करते हैं और शनिवार को भी ये लोग गश्त पर थे जब ये घटना घटी। बता दें कि कुछ वक्त पहले खोवाई जिले में भी ग्रामीणों ने बांग्लादेशी चोरों की इतनी बेरहमी से पिटाई की थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसके विरोध में बांग्लादेशी नागरिकों ने ढाका में इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन भी किया था। গতকালকে রাত্রে অনুমান 12:30-1টার সময় আলাপানিয়া গ্রামে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী চুরি করার উদ্দেশ্যে গ্রামে ঢুকে, তখন পাহারা যে পার্টি ছিল ওদের গ্রামে পাহারা পার্টির বন্দোবস্ত আছে, ওরা ধাওয়া করলে ওরা ওদেরকে আক্রমণ করতে চায়। তখন আত্মরক্ষার্থে ওরা 2 জনকে ধরে ফেলে এবং এতে ওই 2 জন সামান্য আহত হয়। পরবর্তী সময় পুলিশও কাছাকাছি একটা গ্রামে ছিল, ওইখান থেকে পুলিশ আসে এবং তাদেরকে সোনামুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে রেফার করার জন্য তাদেরকে মেলাঘর হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে একজন চোর মারা যায়, আরেকজনকে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।
अरुणाचल प्रदेश में कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ने साफ कर दिया है, अगर सरकार वित्तीय संकट के कारण सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और प्रोविडेंट फंड निकालने में रोक लगाती है तो कोसप इसका विरोध करेगी। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय संकट की खबरों के बीच एक खबर आई थी कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और प्रोविडेंट फंड निकालने में रोक लगा सकती है। इस खबर के बाद शुक्रवार को कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि अगर सरकार ये फैसला लेती है तो वो इसका कड़ा विरोध करेंगे। कोसप के जनरल सेक्रेटरी पाते मारिक ने खबर का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से फिलहाल किसी तरह का आदेश नहीं मिला है। मारिक ने कहा कि खबर थी कि राज्य में वेतन आयोग की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन ये प्रदेश में मुमकिन नहीं है क्योंकि प्रदेश के पास खुद के संसाधन नहीं है। साथ ही इस दौरान उन्होंने मांग की कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए। In the newspaper, we used to see that government has utilized the employees' contributed fund. Of course, government doesn't have different exchequer. State government doesn't have different exchequer for the government employees' contributed fund. We have only one exchequer, state exchequer. The fund each GPF amount is always revolving. So when we are getting the interest of the GPF amount, then we don't have any objection using the contributed amount of the government employees. But then if the employees are debarred from withdrawing the GPF amount, and if retiring employees are debarred from withdrawing the final withdrawal of the GPF amount, then definitely the employees forum will object to such efforts of the government. But as of now, the state government has not, to my mind, issued any such order debarring the withdrawal of the GPF amount. And if government is intending to issue such order, definitely will object it, because it will create problem for the employees who want to use their money. तो अब तक मैं देखा हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला। अगर निकालने का कोशिश करता है तो हम ज़रूर ऑब्जेक्शन देंगे। और दूसरा क्लैरिफिकेशन एक है कि यहाँ अभी सुनने को मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट पे कमीशन बनाने का मन बना है। सम फाइल्स आर गोइंग ऑन, लेकिन इससे हमारा एम्प्लॉयज़ अपेक्स बॉडीज़ की सब एम्प्लॉयज़ की यूनिवोकल ओपिनियन है कि ये फ्यूचर में जाके भविष्य में जाके एम्प्लॉय के लिए बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। ये किस लिए कह रहा हूँ कि हमारे स्टेट में अपना रिसोर्स नहीं है अपना एम्प्लॉय को पे देने के लिए। ये ऑब्जेक्शनेबल होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से हमारे एम्प्लॉय की ओर से अपील है कि ये ना करें, ये कदम ना करें। अगर करते हैं तो हम एम्प्लॉय एक साथ होंगे और ऑब्जेक्शन देता रहूँगा। त्रिपुरा में एडीसी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। सीपीआईएम नेता राधाचरण देव वर्मा ने आईपीएफटी और कांग्रेस पर गठबंधन का आरोप लगाते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में ये दोनों दल औपचारिक रूप से साथ दिखाई दे सकते हैं। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनावों ने राज्य की सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। सीपीआईएम नेता राधाचरण देव वर्मा ने आईपीएफटी पर और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। देव वर्मा ने आरोप लगाया है कि आईपीएफटी और कांग्रेस पार्टी के बीच गुप्त गठबंधन है। उन्होंने कहा कि तभी इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने अपने 12 पन्नों वाले मैनिफेस्टो में कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस की उस सोच और विचारों को सराहा गया है जिसकी वजह से राज्य के लोगों का विकास नहीं हो सका। देव वर्मा ने हमला करते हुए कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों दल औपचारिक रूप से साथ नजर आएं। बता दें कि कांग्रेस पहले भी आईपीएफटी की समर्थित पार्टी रह चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजाओं का राज हो या कांग्रेस का, आदिवासी संगठनों की सिर्फ अनदेखी ही हुई है, लेकिन जब से राज्य में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई है
आदिवासियों का विकास हुआ है। आदिवासी समुदायों की मातृभाषा कोक बोरोक का मुद्दा उठाते हुए देव वर्मा ने कहा कि पहले आदिवासियों को अपनी मातृभाषा बोलने और सीखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब राज्य सरकार के प्रयासों की वजह से लोग इसका प्रयोग खुलेआम कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने इस भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से मांग भी की है। राधाचरण देव वर्मा ने कहा कि IPFT की अलग राज्य वाली मांग से अब लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि लोग राज्य में शांति चाहते हैं और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में लोगों का झुकाव CPIM की तरफ हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आदिवासी समुदाय, खासकर युवा, उनकी पार्टी से जुड़ेंगे और उन्हें जीत हासिल करवाएंगे। এখন যেটা বলছে না যে একটা সময় ত্রিপুরা রাজ্যে সেখানে বিভেদের বীজ বোনাবার জন্য, ঐক্যটাকে নষ্ট করবার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যটাকে স্বাধীন করো বিজয় রাঙ্কলের নেতৃত্বে জঙ্গলে গিয়েছিল। এখন বলছে ত্রিপুরা রাজ্যকে স্বাধীন না, এখন ওইটারই একটু পরিবর্তন করে ত্রিপুরা রাজ্যটাকে ভাগ করো। এটার মধ্যে বড় বেশি তফাৎ কিছু থাকছে না, মানুষ সেখানে বিভ্রান্ত হচ্ছে না। ফলে মানুষ প্রথম দিকে যে উচ্ছ্বাস, যে মানে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, মানে দ্বন্দ্ব ছিল, এগুলি জড়তা কাটিয়ে এখন আমরা দেখছি যে আমাদের প্রচারগুলোতে সারা রাজ্যে যে এডিসি এলাকায় যে প্রচারগুলো হচ্ছে, ব্যাপক অংশে যুব যুবতীরা সেখানে অংশগ্রহণ করছে। এবং আমি তো মনে করি যে কোনো নির্বাচনে চাইতে এবারকার নির্বাচনে আরও ব্যাপক অংশে মানুষের সমর্থন, বিশেষ করে যুবকদের সমর্থন, ছাত্রদের সমর্থন আমরা গত যে কোনো নির্বাচন চাইতে এই নির্বাচনে আমরা বেশি পাব এবং বিরাট জয় সেখানে সূচিত হবে। अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष नाबम रेबिया ने शनिवार को पापुम पारे जिले के गुमते सर्कल में आने वाले नए गांव सेरे का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। सेरे गांव का उद्घाटन करने के बाद रेबिया ने कहा कि नए गांव का विकास सभी वर्गों के सहयोग और शांति के माध्यम से किया जा सकता है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीने के पानी और बिजली की सुविधा पहले से ही गांव को प्रदान की जा रही है और भविष्य में भी गांव की जरूरतों के हिसाब से अन्य विकास परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से अपील की कि वो गांव को मिल रही सेवाओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। उद्घाटन समारोह में कई सरकारी अधिकारी, पंचायत नेता समेत कई लोग मौजूद रहे। नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रविवार को चौथा दीक्षांत समारोह मनाया गया। समारोह में राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने शिरकत की थी। नीरिस के चौथे दीक्षांत समारोह में कुल 55 छात्रों को विभिन्न विषयों में गोल्ड मेडल, 31 छात्रों को PhD की डिग्री, 179 छात्रों को MTech, MSc और MBA की डिग्री दी गई। वहीं 2012-13 और 13-14 में कोर्सेज पूरे कर चुके 377 छात्रों को BTech और BSc में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वितरित किए गए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि ये संस्थान देश का पहला ऐसा संस्थान है जो मॉड्यूलर पैटर्न और समय की मांग के साथ अपनी एकेडमिक संरचना और वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करता है। राज्यपाल ने कहा कि नीरिस्ट राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है और ये बेहद ही गर्व की बात है कि नीरिस्ट अपना चौथा दीक्षांत समारोह मना रहा है। समारोह में राज्य के राज्यपाल के साथ साथ नीरिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष भी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश के नीकुम निया हॉल निर्जुली में रविवार को 8वां निशी दिवस मनाया गया। प्रदेश के निशी समुदाय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। निशी एलाइट सोसाइटी के अध्यक्ष बेंजिया तोलुम ने निशी दिवस के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि 2008 में राज्य सरकार द्वारा इस समुदाय का नामकरण किया गया था और निशी समुदाय का जन्म हुआ था। इससे पहले इसका नाम डाफला था जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। बेंजिया तोलुम ने इस दिन को निशी समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और समुदाय के लोगों से अपील की कि वो समुदाय की गरिमा को बनाए रखें। इसके साथ ही समुदाय की युवा पीढ़ी से आग्रह करते हुए बेंजिया ने कहा कि वो समुदाय की परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा करे। समारोह में कई विधायक, ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन और ऑल निशी यूथ एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। We are Nishis, but to the people of outside, we are known as the Flash, so which was a alien word. तो इसको बदली करने के लिए हम लोग कई डिकेड्स तक कोशिश कर रहा था, बट इट वाज सक्सेसफुल इन द ईयर 2008। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था, तो इसलिए पर्स हम लोग वो ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए पर्स 2008 में शुरू किया था। एंड इसलिए हम लोग वो ओकेजन को रिमेम्बरेंस में वो डे को सेलिब्रेट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट निशी का सोशल मूवमेंट
पॉलिटिकल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट, ये सब में जितना भी फर्स्ट जनरेशन हम लोग का कंट्रीब्यूशन करने वाला को, इनको याद करने का भी ये दिन है। यंगर जनरेशन को हम यही कहेंगे कि इफ़ यू फॉरगेट योर पास्ट, you cannot live happily in the future. If you don't know history, you cannot make history. आप कल्चर के बिना आप आगे जाने नहीं सकते हैं। कल्चर को साथ लेके जाना है, भाषा को साथ लेके जाना है। त्रिपुरा में काल बैसाखी तूफान का असर तरबूज की खेती पर भी देखा जा रहा है। तूफान और बारिश के चलते सब कुछ तबाह हो गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। त्रिपुरा में काल बैसाखी तूफान और बारिश के इस रौद्र रूप ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। खास तौर पर तरबूज की खेती पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। ऐसे में गोमती, खोवाई और दक्षिण जिले के किसान सबसे ज्यादा मौसम की मार झेल रहे हैं। इन जिलों में काफी बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है। अकेले खोवाई जिले में ही करीब 700 किसान 171 हेक्टेयर भूमि पर तरबूज की खेती करते हैं और हर बार की तरह इस बार भी व्यापक स्तर पर तरबूज की खेती की गई थी, लेकिन काल बैसाखी तूफान और भारी बारिश ने सब तहस नहस कर दिया। किसानों का कहना है कि तरबूजों के खराब होने से उन्हें सिर्फ 30% लाभ ही होगा। ऐसे में अब किसानों की नजरें राज्य सरकार पर टिकी हुई हैं। किसान इस आस में है कि राज्य सरकार उन्हें मुआवजा देकर उनकी परेशानी का हल निकालेगी। किसानों के अनुरोध के बाद कृषि विभाग के अधिकारी ने तरबूज की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से नुकसान की जानकारी ली। फिलहाल किसानों का कहना है कि कृषि विभाग से आए अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि एडीसी चुनाव के बाद मुआवजा देने के संबंध में बैठक का आयोजन किया जाएगा। মানে সাহায্য পাইছি ভালো, মানে ব্লক থেকে সবই পাইছি, বীজ পাইছি, তারপরে সার ওষুধও পাইছি, ফলনও ভালো দিছে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে এক সপ্তাহের উপরে বৃষ্টি হয়ে গেছে অতিরিক্ত, এই কারণে আমরা তরমুজ সব নষ্ট হয়ে গেছে গা, ফুচা গেছে গা, পাইটা গেছে গা। তো আমরা করছো মানে আমরা যেমন আমরা নিজেরটাই কইতেছি আমরা যেমন আমরা একজনে আমরা কানে কানে করছি, কানের মধ্যে আমরা 15-20 হাজার টাকা খরচ করে লেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা একটা টাকাও তুলতে পারছি না। আসামবাড়ি মন্তস্ত এলাকা 100 জন কৃষক, তারা প্রায় 80 হানির মতন ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বৃষ্টিটা অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে আমরা কৃষকরা শান্তি মাই গেছি। তখন তারা আইসে, বাবুরা আইয়া দেখে আছে, সেক্টর বাবু, তারপরে সবাই আইয়া দেখে আছে। এখন আমরা কি করা, তারা কইছে ইলেকশনের পরে আমরা। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।